सभी साथियों का स्वागत है भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में महामैराथन क्लास लेकर आए हैं यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक नई कविता और साठोत्तरी काव्य आंदोलन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा इस क्लास में हम प्रपद्यवाद, हिंदी गजल और दलित कविता को भी पढ़ेंगे। और साठोत्तरी कविता के अंतर्गत जितने भी काव्य आंदोलन हैं, समकालीन कविता, हिंदी नवगीत, अकविता, युत्सवादी कविता, सहज कविता, असंस्कृत कविता, यानी जितने भी काव्य आंदोलन है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम यहाँ से 10 प्रश्न आते हैं। तो इस पूरे क्लास को अच्छा से देखेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में जाने के बाद जो आपका कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। यह जो क्लास है, झारखंड के विद्यार्थी हो या बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हो या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हो या फिर केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है पूरे भारत में, अगर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक नई कविता एवं साठोत्तरी काव्य आंदोलन। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम प्रपद्यवाद को। प्रपद्यवाद का जो समय रहा है 1956 ईस्वी रहा है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट को ध्यान देते जाना। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। नकेनवाद क्यों कहा जाता है ये भी हम समझ लेते हैं। नकेन, न से नरेश, नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश होता है। यानी जो प्रपद्यवाद है ये 3 कवियों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन कवि हैं? तो न से नलिनी विलोचन शर्मा, के से केसरी प्रसाद और न से नरेश, यानी तीनों के नाम से जो ये आंदोलन चला है प्रपद्यवाद, इसका एक और नाम है नकेनवाद। तो नकेनवाद क्यों नाम पड़ा? तो तीनों कवियों के नाम पर पड़ा है। प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो देख लीजिए, प्रपद्यवाद के प्रवर्तक जो हैं नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी जो है वो प्रपद्यवाद के प्रवर्तक हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, नलिन विलोचन शर्मा ने इन तीनों कवियों का एक काव्य संकलन नकेन के प्रपद्य नाम से प्रकाशित करवाकर नकेनवाद या प्रपद्यवाद की शुरुआत की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नकेनवाद और प्रपद्यवाद की शुरुआत करने वाले कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है, जिसमें उन्होंने अपना सहित अपना मिलाकर अन्य 2 कवि कौन कौन, केसरी कुमार और नरेश कुमार, यानी 3 कवियों का एक काव्य संकलन नकेन के प्रपद्य, किस नाम से? तो याद रखिएगा, नकेन के प्रपद्य। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नकेन के प्रपद्य नाम से प्रकाशित करवाकर नकेनवाद या प्रपद्यवाद की शुरुआत की। बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है। अगला है, प्रयोगवाद में प्रयोग को साधन माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कभी कभी ऐसा होता है कि इसी पंक्ति को उठाकर दे देता है और एक को क्या करता है, गायब कर देता है। तो प्रयोगवाद में प्रयोग को साधन माना गया, जबकि प्रपद्यवाद में प्रयोग को साध्य यानी लक्ष्य माना गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को साधन माना गया, जबकि प्रपद्यवाद में प्रयोग को खाली स्थान माना गया। क्या माना गया? तो साध्य यानी लक्ष्य माना गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रपद्यवाद के विषय में। सबसे पहले डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? तो डॉक्टर बच्चन सिंह बोलते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रपद्यवाद को रूपवाद या कलावाद कहते हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रपद्यवाद को क्या कहे हैं? रूपवाद या कलावाद। आगे चलते, अज्ञे ने 3रा शतक में प्रपद्यवाद के कवियों की आलोचना किए हैं। यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए। अज्ञे ने किस शतक में प्रपद्यवाद के कवियों की आलोचना की है? तो 3रा शतक में। किस शतक में? 3रा शतक में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, नकेनवाद के अनुसार परंपराओं में उलझा कवि काव्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी नकेनवाद यानी प्रपद्यवाद के अनुसार परंपराओं में उलझा जो कवि होता है वो काव्य में स्वतंत्र प्रयोग, कैसा प्रयोग? तो जो कवि परंपराओं में उलझा रहता है वह काव्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। ये नकेनवाद के अनुसार यानी प्रपद्यवाद के अनुसार। नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों का मतलब हुआ कि पक्षपातियों, तो हिमायतियों यानी पक्षपातियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है। वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अस्तित्ववाद था। ये नंद दुलारे वाजपेयी का एक कथन है। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है? तो देख लीजिए, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों यानी पक्षपातियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है। यानी ये किसने कहे? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रपद्यवाद के विषय में कहे। तो प्रपद्यवाद के विषय में जो प्रपद्यवाद से अक्सर प्रश्न जो आता है, एक प्रश्न आपका आ सकता है कि
पहला प्रश्न आता था प्रपदवाद की शुरुआत कब हुई, तो 1956 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण है। प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी निर्माणकर्ता कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा है। तीसरा प्रश्न यह बन सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा ने किस काव्य संकलन काव्य संकलन को प्रकाशित कर प्रपदवाद की शुरुआत की, तो याद रखिएगा नकेन के प्रपद। ये तीन महत्वपूर्ण है। और चौथा प्रश्न ये भी आता है कि इनमें से कौन सा कवि है जो प्रपदवाद के नहीं है, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा नकेन। प्रपदवादी को नकेन भी कहते हैं। न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से क्या हो गया, नरेश। सिर्फ नरेश ही है, नरेश सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ नरेश। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण बिंदु थे जो प्रपदवाद से अक्सर परीक्षा में पूछते हैं। अब चलते हैं नई कविता की ओर। नई कविता की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में। कब हुई थी, 1954 ईस्वी में। नई कविता के प्रवर्तन जगदीश, यहां थोड़ा सा चंद्र को हटा, जगदीश गुप्त ने किया था। किसने किया था, तो नई कविता की जो शुरुआत जगदीश गुप्त ने 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कर किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नई कविता का प्रवर्तन किसने किया, जगदीश गुप्त ने। कब, तो 1954 ईस्वी में। तो कौन सा पत्रिका प्रकाशन कर, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कर। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन कर, तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कर जगदीश गुप्त ने नई कविता की शुरुआत की। नई कविता का नामकरण का श्रेय अज्ञेय को है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नई कविता का नामकरण का श्रेय किनको है, तो अज्ञेय जी को है। बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ दूसरा सप्तक से मानते हैं। कितना महत्वपूर्ण बिंदु, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ कब से मानते हैं, तो दूसरा सप्तक से। सप्तक कितने, तो आपको पता है सप्तक चार तार सप्तक है। अब सभी सप्तक का आप हमें कमेंट में सबका एक करके ईस्वी सन में बताइए, कौन सा सप्तक कब आया, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता को लघु मानव की प्रतिष्ठा की। यहां प्रतिष्ठा छूट गया, लघु मानव की प्रतिष्ठा की विजय देव नारायण शाही ने। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कैक्टसवाद। यानी कैक्टसवाद क्या होता है, जिसमें उत्साह, जीवन आकांक्षा, अनगढ़ता का प्रतीक, इसी को क्या कहा जाता है, कैक्टसवाद का जन्म नई कविता से माना जाता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न यहां पूछ सकता है कि कैक्टसवाद का जन्म कब से माना जाता है, नहीं तो याद रखिएगा नई कविता से माना जाता है। किससे माना जाता है, नई कविता से। नई कविता आंदोलन में काव्य सर्जना करने वाले कवि वास्तविक व्यक्ति अनुभूति की झलक दिखती है। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई कविता आंदोलन में काव्य सर्जना करने वाले जो कवि हैं, उनकी वास्तविक जो व्यक्तिगत अनुभूति है वही झलकती दिखती है। उसे देखते हैं। जैसे उनका एक पंक्ति है, चेहरे थे असंख्य आंखों थी, चेहरे थे असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी में ने जाना था। कितना महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। चेहरे थे असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था। इसलिए कहा गया कि नई कविता आंदोलन के काव्य सर्जना करने वाले जो कवि थे, वास्तविक व्यक्तिगत अनुभूति की झलक उनके अंदर दिखती, उनकी काव्य सर्जना के अंतर्गत दिखती, यानी व्यक्तिगत यानी वास्तविकता को बताते थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, नई कविता में दो ही प्रमुख तत्व हैं। यानी नई कविता में कितने प्रमुख तत्व हैं, तो दो प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन, पहला है अनुभूति की प्रामाणिकता और दूसरा है बुद्धिमूलक अर्थार्थवादी दृष्टि। यानी नई कविता में दो प्रमुख तत्व रहे, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक अर्थार्थवादी दृष्टि। नई कविता में अस्तित्ववादी तथा मार्क्सवादी दर्शन का भी प्रभाव रहा है। याद रखिएगा, नई कविता में अस्तित्ववादी और मार्क्सवादी दोनों दर्शन का प्रभाव रहा है। अस्तित्ववादी दर्शन के प्रतिनिधि कौन है, तो अज्ञेय हैं। यानी अस्तित्ववादी दर्शन के प्रतिनिधि कवि अज्ञेय हैं और मार्क्सवादी दर्शन के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो मुक्ति बोध है। कितना महत्वपूर्ण बिंदु, एक एक बिंदु को समझते जाना। अब आगे बढ़ते, नई कविता की प्रवृत्तियां एवं काव्यगत विशेषताएं। नई कविता की प्रवृत्तियां और काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लघु मानव की प्रतिष्ठा, यानी मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे काव्य में अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। यानी मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे क्या किया गया, तो काव्य में अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई, इसलिए इसमें लघु मानव की प्रतिष्ठा इसका मतलब हुआ। दूसरा है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण अर्थात मानव और समाज को काव्य में जोड़कर उनके बीच
होने वाले अनुभूतियों की सच्चाई का चित्रण किया जाना। यानी समझ लीजिए अनुभूति यानी अर्थात एक व्यक्ति के मन की अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण नई कविता में किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्ति है, विशेषता है समय का महत्व। यानी मनुष्य जीवन में एक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर उनके अनुभूतियों को कविता में स्थान प्रदान किया गया है। यानी जो कवि हुआ करते थे नई कविता के कवि, वे मनुष्य जीवन के एक क्षण को महत्वपूर्ण मानते थे और उनको उन्होंने कवि अपने कविता में क्या किए, स्थान दिए। अगला महत्वपूर्ण विशेषता है, काव्य विशेषता प्रवृत्ति है मानवता के प्रति संवेगात्मक भाव। यानी समाज में रहने वाले संघर्षशील और शोषित वर्ग के प्रति अपार सम्मान का भाव जागृत करना। यानी नई कविता के जो कवि हुए थे उनके अंदर जो समाज में रहने वाले जो शोषित वर्ग है, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके प्रति उनका जो भाव था वो अपार रूप से सम्मान का भाव था। उन्हें वो सम्मान के भाव से देखते थे, क्योंकि कहा जाता है कि जो शोषित वर्ग और संघर्षशील वर्ग थे वो अक्सर समाज में उपेक्षित रहे, परंतु जो नई कविता के जो कवि रहे उन्होंने क्या किया, उन लोगों के साथ, किनके साथ, जो संघर्ष कर रहे थे। तो संघर्ष कौन कर रहे थे, शोषित वर्ग ही कर रहे थे, जिसे मजदूर, किसान, जो गरीब लोग हुआ करते थे या फिर नीच जाति के लोग हुआ करते थे, वही क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और उन्हीं के प्रति जो है नई कविता के जो कवि रहे उनका सम्मान का भाव रहा उनके ऊपर। अन्य महत्वपूर्ण और भी विशेषताएं रहे, भोगे व यथार्थ पर बल दिया गया, नवीनता के प्रति नवी कविता में विशेष ध्यान दिया गया और नई कविता में प्राकृतिक सुंदरता का भी चित्रण अनेक बिंबों द्वारा किया गया। यानी ये सभी महत्वपूर्ण क्या थे, तो नई कविता के ये सभी विशेषताएं थे, प्रवृत्तियां काव्यगत विशेषताएं थे। लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण किया गया, समय को महत्व दिया गया और मानवता के प्रति संवेगात्मक भाव, यानी मानवता के प्रति जो भाव होना चाहिए, मानवता का मतलब होता है जिसमें सभी मनुष्य को एक समान दृष्टि से देखा जाए, तो उसके प्रति भी संवेगात्मक भाव था। इसके अलावा भोगे व यथार्थ पर बल दिया गया, नवीनता के प्रति नई कविता में विशेष ध्यान दिया गया और नई कविता में प्राकृतिक सुंदरता का भी चित्रण किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी विद्वान है उन विद्वानों का जो नई कविता के प्रति जो उनका मत रहा है, उन सभी मतों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चन सिंह क्या बोलते हैं, बच्चन सिंह बोलते हैं नई कविता प्रयोगवादी कविता का क्या है, तो परिष्कृत रूप है। क्या बोलते हैं, नई कविता जो है वो प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। किनका कथन है, तो बच्चन सिंह का है, क्योंकि कथन ही परीक्षा में अक्सर पूछता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कथन पूछता है और कंफ्यूजन होता है किनके द्वारा कहा गया है। तो जिनको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, संपूर्ण हिंदी साहित्य का भी नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी झारखंड से हैं और यानी झारखंड से हैं और पेपर 2 लिए हैं, क्योंकि जेएसएससी का पेपर 2 में हिंदी भी है। अगर आपका पेपर 2 हिंदी है, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा में आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हो या फिर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है झारखंड उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसका संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स जो है पेपर 2 का वो भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, जहां आपको भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक मिलेगा, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और वहां से आपको पता चलेगा किस प्रकार आपको पीडीएफ मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध क्या कहते हैं, तो मुक्तिबोध कहते हैं नई कविता विविधमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। ये कौन कहें, तो ये कहने वाले मुक्ति बोध है। सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अज्ञे जी ही क्या कहे हैं नई कविता के बारे में, तो अज्ञे जी कहते हैं नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है। ये किनका कथन है, तो अज्ञे जी का कथन है। किनका कथन है, अज्ञे जी का कथन है कि नई कविता जो है वो बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है। आगे बढ़ते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं नई कविता के विषय में, तो नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। यह कथन किनका है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। तो ये जितने भी थे 3-4 प्रमुख विद्वान रहे जिन्होंने नई कविता के विषय में अपना अपना मत प्रस्तुत किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये मत बच्चन सिंह और अज्ञे का मत अक्सर परीक्षा में पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की भी चर्चा करते हैं। हम आपको वीडियो क्लास के प्रारंभ में बता दी थी कि ये महामैराथन क्लास है जिसमें बहुत सारे टॉपिक की चर्चा एक ही जगह होगी। अब नई कविता के जितने भी प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जगदीश, यहाँ चंद्र थोड़ा हो गया, इसको जगदीश गुप्त ही लीजिएगा। जगदीश गुप्त क्या होगा, जगदीश गुप्त। इनका जन्म 1924
में हुआ था और मृत्यु 2001 में हुआ था। इनका प्रमुख जो नई कविता से जुड़ा प्रमुख रचना है नाव के पांव, शब्ददंश, बोधि वृक्ष और शंबुक, ये जगदीश गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 1914 में हुआ था और मृत्यु 1985 में हुआ था। इनका प्रमुख रचना है सन्नाटा। क्या है? सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, इनका क्या है? महत्वपूर्ण रचना है। कुंवर नारायण सिंह 1927 2017, 1927 में इनका जन्म हुआ, 2017 में इनका मृत्यु हो गया। अब इनका महत्वपूर्ण रचना है चक्रव्यूह, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, सिर्फ कुंवर नारायण ही है, कोई दूसरा नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 हुआ था और मृत्यु 1993 में हुआ था। इनका महत्वपूर्ण रचना है काल तुझसे होड़ है मेरी। शमशेर बहादुर सिंह का महत्वपूर्ण रचना है काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं। ये तीन इनका क्या है? महत्वपूर्ण रचना है। अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार। इनका जन्म 1931 में था, मृत्यु 1975 में। एक कंठ विस्पाई बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य से माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य का स्वागत, साये में धूप, ये तीन इनका क्या बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और इन रचनाओं में साये में धूप, एक कंठ विस्पाई अक्सर इससे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछते रहते हैं। श्रीकांत वर्मा, इनका जन्म 1931 में ही हुआ था, मृत्यु 1986 ईस्वी में हुआ। इनका महत्वपूर्ण रचना है दीनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण और मखद, ये चार क्या है? इनका महत्वपूर्ण रचना है। अगले कवि हैं नई कविता के अगले कवि रघुवीर सहाय। जन्म 1922, मृत्यु 1992। हंसो हंसो जल्दी हंसो, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना इनका है, प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न पूछता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो किनकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। आत्मा के विरुद्ध, क्या है? आत्मा के विरुद्ध, ये दो इनका क्या प्रमुख रचनाएं हैं किनका? तो रघुवीर सहाय का। नरेश मेहता 1992, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वन पांखी, उत्सव, बोलने दो चिड़को, ये नरेश मेहता के क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती, अंधा युग, नाम तो सुने होंगे, कन्नू प्रिया, सातगीश्वर और देशांतर, ये चारों रचना जो है धर्म भारती का जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। केदारनाथ सिंह, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, इसमें से जो अकाल में सारस है इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न आए हैं। तो ये जितने भी कवि थे ये नई कविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि थे, उनके प्रमुख नई कविता से आंदोलन से जुड़े प्रमुख रचनाओं की भी हम यहाँ चर्चा किए। और अक्सर इनसे जो है प्रतियोगी परीक्षा में रचना ही पूछता है, यह रचना किनका है या फिर इनमें से कौन सी रचना है जो दुष्यंत कुमार का नहीं है, श्रीकांत वर्मा का नहीं है, रघुवीर सहाय का नहीं है। तो इन सभी रचनाओं को क्या करेंगे? आप याद कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि महा मैराथन क्लास है और एक ही क्लास में सभी टॉपिक की चर्चा करनी है। अब हम आगे चलते हैं नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता आंदोलन की ओर चलते, जो सबसे महत्वपूर्ण आज के टॉपिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साठोत्तरी कविता आंदोलन। साठोत्तरी कविता जो आंदोलन चला था, साठोत्तरी कविता का आंदोलन, विभिन्न अलग अलग काव्य आंदोलन चले थे, सभी काव्य आंदोलन की चर्चा करेंगे जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं 1965 ईस्वी में, कितना में? तो 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता आंदोलन का प्रवर्तन किया। तो अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? श्याम परमार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? श्याम परमार है। और कब उन्होंने किया था? तो 1965 ईस्वी में। आगे 1965 ईस्वी में ही सल्लभ श्री ने युत्सवादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया। तो देखिए यहाँ पर युत्सवादी काव्य आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सल्लभ श्री है। तो कविता के श्याम परमार, युत्सवादी कविता के सल्लभ श्री। आगे है अस्वीकृत कविता के प्रवर्तन 1969 ईस्वी में श्री राम शुक्ल ने किया। सभी महत्वपूर्ण है। तो अस्वीकृत कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो श्री राम शुक्ल है। उन्होंने कब किया? तो 1969 ईस्वी में। समकालीन कविता के प्रवर्तन 1976 ईस्वी में कौन किए? तो डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय ने किए। समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय हैं। और उन्होंने कब इसका प्रवर्तन किया? तो समकालीन कविता का प्रवर्तन उन्होंने 1976 ईस्वी में किया। आगे बढ़ते हैं। अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो
अकविता आंदोलन के परिवर्तन करने का जो श्रेय है श्याम परमार को है। और उन्होंने कब किया? तो 1965 ईस्वी में किया। तो श्याम परमार अकविता आंदोलन के प्रवर्तक रहे और 1965 में अकविता आंदोलन का परिवर्तन उन्होंने किया। आगे है सहज कविता के प्रवर्तन कौन है? तो रविंद्र भरमार हैं। कौन है? रविंद्र भरमार हैं। वे सहज कविता के प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह जो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, तो राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 1958 में, कब? तो 1958 में गीतांजलि पत्रिका का संपादन कर हिंदी नवगीत का प्रवर्तन किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं कि हिंदी नवगीत के प्रवर्तन करने का श्रेय किनको जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। कौन सी पत्रिका का प्रारंभ किए थे? गीतांजलि। और कब? तो 1958 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी गजल के प्रवर्तक कौन कौन है? तो हिंदी गजल के अगर आदि प्रवर्तक चले तो आदि प्रवर्तक अमीर खुसरो, और आधुनिक प्रवर्तक कौन है? तो दुष्यंत कुमार है। आधुनिक प्रवर्तक हिंदी गजल के जो आदि प्रवर्तक अमीर खुसरो है और आधुनिक प्रवर्तक दुष्यंत कुमार है। आगे है बीट पीढ़ी के प्रवर्तक कौन है? तो बीट पीढ़ी के प्रवर्तक राजकमल चौधरी जी हैं। कौन है? राजकमल चौधरी जी। और दलित कविता के प्रवर्तक कौन है? तो संत रैदास है। दलित कविता के प्रवर्तक कौन है? संत रैदास है। अभी जितने यहाँ टॉपिक हम लिए हैं सभी नई जो साठोत्तरी काव्य आंदोलन है, साठोत्तरी काव्य आंदोलन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है, जितने भी काव्य आंदोलन है, उसके जो प्रवर्तक है सभी की चर्चा किए। क्योंकि यहाँ से जब प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो प्रवर्तक के थ्रू प्रश्न आते हैं कि समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन है, अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो सभी जितने भी काव्य आंदोलन है सभी प्रवर्तकों की हम चर्चा यहाँ पर किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समकालीन कवि कौन कौन है, यानी समकालीन कवि और उनका काव्य संग्रह की भी चर्चा करते हैं, यानी समकालीन कवियों की चर्चा करते हैं जो साठोत्तरी कविता के बाद जिसमें काव्य आंदोलन चला था, समकालीन काव्य आंदोलन। तो समकालीन कवियों की हम चर्चा यहाँ करते हैं। सबसे पहले राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी का जो प्रमुख रचना है कंकावती, मुक्ति प्रसंग, सवरगंधा। अब देखिए सवरगंधा की रचना मैथिली भाषा में की है, भी महत्वपूर्ण है। राजकमल चौधरी ने सवरगंधा की रचना किस भाषा में की है? तो मैथिली भाषा में किए हैं। आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा जब यहाँ आ गया है तो अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैथिल कोकिल किनको कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे कवि हैं लीलाधर जगुड़ी। इनका महत्वपूर्ण रचना नाटक जारी है, इस यात्रा में जितने लोग उतने प्रेम। अगला है घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी। ये महत्वपूर्ण 5 रचनाएं लीलाधर जगुड़ी के हैं। अब कैलाश वाजपेयी के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं संक्रांत, देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा, हवा में हस्ताक्षर। मंगलेश डबराल पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता हम जो देखते हैं। पहाड़ पर घर का रास्ता हम कैसे देखते हैं? तो घर का रास्ता हम जो देखते हैं वो पहाड़ पर जो लालटेन है उसी के सहारे से देखते हैं। ऐसे कीजिएगा तो मंगलेश डबराल की रचनाएं आपको याद आ जाएंगे। आगे चंद्रकांत देवताले, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से और भूखंड तप रहा है। किनका है? तो चंद्रकांत देवताले का है। रामदरस मिश्र, पथ के गीत, कंधे पर सूरज, रात सपने में। ये सभी क्या है? तो ये सभी रामदरस मिश्र के हैं। विष्णु खरे नाम सुने होंगे। इनका महत्वपूर्ण रचना है खुद अपनी आंख से, पिछला बाकी, सबकी आवाज के पर्दे में। क्या है? सबकी आवाज के पर्दे में। ये महत्वपूर्ण रचना किनका है? तो विष्णु खरे जी का है। अब हम आगे बढ़ते हिंदी नवगीत की ओर चलते हैं। समकालीन कवि और उनकी रचनाओं को देखें हम। अब हम हिंदी नवगीत की ओर चलते हैं जो कि सभी पर चर्चा भी करने। सबसे पहले जितने भी काव्य आंदोलन थे, साठोत्तरी काव्य आंदोलन के अंतर्गत जितने भी काव्य आंदोलन थे सभी के जो परिवर्तन करने वाले उन पर चर्चा की। अब हम सभी को एक एक करके देखें। सबसे पहले समकालीन कवियों की चर्चा किए। अब हिंदी नवगीत को देखते हैं। हिंदी नवगीत का प्रवर्तन राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 1958 ईस्वी में गीतांजलि पत्रिका का संपादन कर किया। हिंदी नवगीत का प्रवर्तन राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कब किया? तो 1958 में। कौन सी पत्रिका का संपादन कर? तो गीतांजलि पत्रिका का संपादन कर किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र
प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। यानी राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक कौन माने हैं? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने माने हैं। अब देखिए हिंदी नवगीत के संदर्भ में जितने भी विद्वान हैं सभी का क्या क्या मत रहा है। सबसे पहले रविंद्र भरमार का क्या मत रहा है? तो उन्होंने कहा है नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले रविंद्र भरमार है। श्री कृष्ण तिवारी जी क्या कहते हैं? नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। ये कौन कहते हैं? तो श्री कृष्ण तिवारी जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोम ठाकुर जी क्या बोलते हैं? तो सोम ठाकुर कहते हैं नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है। ये कौन बोलते हैं? तो सोम ठाकुर जी बोलते हैं। अब वीरेंद्र मिश्र का क्या कथन है नवगीत के विषय में? तो वो कहते हैं नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध समवेत स्वर है। ये कहने वाले कौन है? तो वीरेंद्र मिश्र हैं। तो ये विद्वान रहे जो नवगीत के विषय में अपना अपना मत प्रकट किए। अब हम आगे चलते हैं, नवगीत के जो प्रमुख रचना और रचनाकार हैं सभी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह का प्रमुख रचना है रूप रश्मि, छायालोक, जहां दर्द नील है। ये तीन रचना किनका जो महत्वपूर्ण रचना है जो नवगीत से संबंधित है? तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। वीरेंद्र मिश्र का है गीतम, लेखनी बेला, अतिराम चल मधुवंती। ये तीन किनका है? तो ये अविराम है ना, अविराम चल मधुवंती, ये वीरेंद्र मिश्र का है। आगे बढ़ते रामावतार त्यागी का क्या है? तो नया खून, आठवां घर, गाता हुआ दर्द। ये तीन महत्वपूर्ण रचना किनका है? तो रामावतार त्यागी जी का है। और राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हिंदी नवगीत के प्रवर्तक हैं, इनका महत्वपूर्ण रचना है भूमिका, दिग्वधु, संजीवन कहाँ, आओ खुली ब्यार और भरी सड़क पर। ये सभी किनका रचना है? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचना है। तो ये हिंदी नवगीत के प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचना भी देख लिए। हिंदी नवगीत के प्रवर्तक कौन हुए? तो हिंदी नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह। किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो गीतांगनी पत्रिका का संपादन 1958 ईस्वी में करके हिंदी नवगीत का क्या किया? उन्होंने शुरुआत की। अब हम आगे बढ़ते हैं, हिंदी गजल की ओर चलते हैं। हिंदी गजल शब्द अरबी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का है, जिसका संबंध प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका से है। तो गजल शब्द का जो संबंध है प्रेमी प्रेमिका से है। गजल को हिंदी में शायरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो गजल का एक और नाम है शायरी। हिंदी गजल के आदि प्रवर्तक अमीर खुसरो हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी गजल के आदि प्रवर्तक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। कुछ विद्वान कबीर दास को भी मानते हैं, कुछ विद्वान कबीर दास को भी हिंदी गजल का प्रवर्तक मानते हैं, लेकिन आदि प्रवर्तक कौन है? तो अमीर खुसरो है। हिंदी गजल के आधुनिक प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी गजल के आधुनिक प्रवर्तक जो है दुष्यंत कुमार है। कौन है? दुष्यंत कुमार, जिनको हिंदी गजल का क्या कहा जाता है? तो आधुनिक प्रवर्तक कहा जाता है। और गजल सम्राट भी शायद दुष्यंत, यानी गजल सम्राट भी दुष्यंत कुमार को ही कहा जाता है। गजल सम्राट भी किनको कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को ही कहा जाता है। अब हिंदी गजल के प्रति प्रमुख मत, सबसे पहले हिंदी साहित्य कोश ने क्या कहा है? जो हिंदी साहित्य कोश के द्वारा कहा गया, गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बातें करना। गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बातें करना, ये हिंदी साहित्य कोश के द्वारा इस बात को कहा गया। अब शमशेर बहादुर सिंह जो विद्वान हैं, लेखक भी हैं, उन्होंने क्या है कहा है? गजल एक लिरिक विधा है। क्या है? गजल एक लिरिक विधा है, शमशेर बहादुर सिंह जी का है। गजल सम्राट की भी हम चर्चा की। गजल सम्राट कौन है? तो अमीर दुष्यंत कुमार, ये याद कर लीजिए। गजल सम्राट उन्हीं को कहा जाता है। अगर आदि प्रवर्तक पूछेगा गजल का आदि प्रवर्तक तो कौन है? तो आदि प्रवर्तक की जब चर्चा हो तो अमीर खुसरो, और आधुनिक प्रवर्तक कौन है? तो दुष्यंत कुमार, और गजल सम्राट अभी कौन है? तो दुष्यंत कुमार ही है। हिंदी के प्रमुख गजलकार, अब हिंदी के जितने भी प्रमुख गजलकार हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले दुष्यंत कुमार, साये में धूप, इनका महत्वपूर्ण ये रचना है। शमशेर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है इन आवाजों को ठहरा लो। हरिकृष्ण प्रेमी का रूप दर्शन और रूपरेखा, यानी कृष्ण का रूपरेखा रूप दर्शन करनी है, याद करने का ट्रिक है। शमशेर बहादुर सिंह, जो शमशेर होता है, जो शेर होता है, वो सुकून की तलाश में रहता है, उसे सुकून तो मिलता ही है, बहादुर को ही सुकून मिलता है। त्रिलोचन का क्या है? तो गुलाब और बुलबुल, ये त्रिलोचन का महत्वपूर्ण रचना है। गोपाल दास नीरज का है नीरज की पाती, नीरज, इसे याद करने का ट्रिक है, नीरज की पाती। रामदरस मिश्र का हंसी ओठ पर आंखें नम है, हंसी ओठ पर है परंतु आंखें क्या है?
नम है, और बाजार, यहाँ बाजार से निकले लोग, यहाँ से छूट गया, बाजार से निकले लोग, ये क्या है, तो इनका महत्वपूर्ण रचना है। अब कुंवर बेचैन को देखते हैं। कुंवर बेचैन का महत्वपूर्ण रचना है पत्थर की बांसुरी, पत्थर की बांसुरी रसियां पानी की, ये किनकी रचना है, तो कुंवर बेचैन की रचना है। अब यहाँ हम हिंदी के चर्चित जो गजल है, जो शेर है, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अमीर खुसरो की गजल को देखते हैं। सबाने हिजरा दराज यूं जुल्फ बरोजे वसला चूं उर्म खोता। देखिए इसमें गजल को थोड़ा सा पढ़ने का एक आइडिया होता है, उस आइडिया से आप पढ़ेगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जिसे हम जयशंकर प्रसाद का पढ़ देते हैं। सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है, मुझसे मिलने का किसी से पूछ लेते हैं, यह उपकार करते हैं। तो ये क्या है, तो जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण ये शायर है, यानी गजल है। अब देखिए गोपाल दास नीरज का भी एक गजल है। समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। बदन पे जिसके शराफत का पैर हन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। तो एक प्रकार से शायरी जैसा रहता है गजल, तो गजल पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये महत्वपूर्ण गजल पंक्ति है, ये इसे आप देख लीजिएगा। अब हम अगला महत्वपूर्ण टॉपिक दलित कविता की ओर चलते हैं। दलित कविता, संत रविदास हिंदी के प्रथम दलित कवि हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है, तो संत रविदास यानी रैदास। कौन है, तो संत रैदास जो है हिंदी के प्रथम दलित कवि हैं। आधुनिक काल में हिंदी के प्रथम दलित कवि, अब आधुनिक काल में चले जाइए। आधुनिक काल में हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है, तो हीरा डोम है। कौन है, हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद, ये दोनों को आधुनिक काल में हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। तो आधुनिक काल में हिंदी का प्रथम दलित कवि हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद, और संत रविदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि कहा जाता है। हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत, कौन सी कविता इनका है, अछूत की शिकायत को हिंदी की प्रथम दलित कविता माना जाता है। इस कविता का प्रकाशन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुई थी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी के प्रथम दलित कवि हैं, क्योंकि संत रविदास जो थे वो निम्न जाति के थे, इसलिए इनको हिंदी का प्रथम दलित कवि माना गया है। जबकि आधुनिक काल में हिंदी का प्रथम दलित कवि हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद को माना जाता है। और हीरा डोम की ही कविता है अछूत की शिकायत, जिसे हिंदी का प्रथम दलित कविता माना जाता है। इस कविता का प्रकाशन जो है 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुई थी। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम इस क्लास में संपूर्ण जो प्रयोगवाद के बाद जितने भी काव्य आंदोलन थे, सभी काव्य आंदोलन पर चर्चा किए। साथ ही साथ हम दलित कविता और हिंदी गजल की भी चर्चा किए। तो जो विद्यार्थी अभी तक भारतीय जन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, और जितना हो सके